राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शिक्षण विधि यो कल हमने शिक्षण विधि में शिक्षण के का अर्थ व शिक्षण के चर पढ़े थे। आज हम कल हमने शिक्षण के भेद, शिक्षण का अर्थ पढ़े थे। तो शिक्षण के अर्थ और शिक्षण के भेद के बाद आज की क्लास में हम शिक्षण के चर और आगे बात करेंगे शिक्षण के सोपान, शिक्षण के स्तर। तो आज हम शिक्षण के चर से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शिक्षण के चर, शिक्षण प्रक्रिया में अगर पढ़ते हैं तो शिक्षण के चर कितने होते हैं? 3 होते हैं। शिक्षण की 3 चर। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर, और नंबर 3 मध्यस्थ चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के चर की बात की जाती है तो शिक्षण के चर कितने होते हैं? तो शिक्षण के चर 3 होते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर और नंबर 3 मध्यस्थ चर होता है। अब हम इनके बारे में एक एक से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक। तो शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है वो शिक्षक को बोला जाता है। इसे आदर्श या उच्च चर भी कहा जाता है। आदर्श या उच्च चर भी कहा जाता है। ये प्राचीन एवं परंपरागत चर है। प्राचीन एवं परंपरागत चर। बात की जाती है तो जो हमने एक तंत्रात्मक शिक्षण पढ़ा था कल वाली क्लास में, तो एक तंत्रात्मक शिक्षण की समस्त जो विशेषताएं होती हैं वो स्वतंत्र चर में विद्यमान होती है। एक तंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं स्वतंत्र चर में विद्यमान होती हैं। स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक को माना जाता है और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को आदर्श चर व उच्च चर के नाम से भी जाना जाता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं स्वतंत्र चर में विद्यमान होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली। तो दूसरा जो चर है शिक्षण प्रक्रिया में, वह दूसरा चर माना जाता है आश्रित चर। आश्रित चर। नंबर 2 आश्रित चर। तो आश्रित चर शिक्षार्थी को माना जाता है। शिक्षार्थी या छात्र को माना जाता है। इसे शिक्षण प्रक्रिया में निम्न चर के नाम से भी जानते हैं। निम्न चर भी कहते हैं। बात की जाती है
कल पढ़ा था प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। तो प्रजातंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं आश्रित चर में विद्यमान होती हैं। आश्रित चर में विद्यमान होती है। आश्रित चर में विद्यमान होती है। आश्रित चर शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी या छात्र को कहते हैं और इसे निम्न चर भी माना जाता है। जो प्रजातंत्रात्मक शिक्षण होता है वो प्रजातंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं एक मध्यस्थ आश्रित चर में विद्यमान होती है। प्रजातंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं आश्रित चर में विद्यमान होती है। नंबर 3 तीसरे चर की बात करते हैं तो मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को माना जाता है। ये शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है। योजक कड़ी का कार्य करने के कारण इसे शिक्षण प्रक्रिया का पुल या सेतु कहा जाता है। पुल या सेतु कहा जाता है। इसे शिक्षण प्रक्रिया का पुल या सेतु कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में मध्यस्थ चर किसे माना जाता है? पाठ्यक्रम को माना जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ये पाठ्यक्रम जो होता है वो इस तरीके से कार्य करता है जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए पुल की आवश्यकता होती है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में योजक कड़ी का कार्य मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम के द्वारा किया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम को अर्थात मध्यस्थ चर शिक्षण प्रक्रिया का पुल या सेतु कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मध्यस्थ चर क्या है तो पहली प्राथमिकता पाठ्यक्रम को देते हैं। पाठ्यक्रम अगर पूछा जाए मध्यस्थ चर क्या है तो पहली प्राथमिकता पाठ्यक्रम को देते हैं। यदि पाठ्यक्रम विकल्प में नहीं हो, यदि पाठ्यक्रम विकल्प में नहीं हो विकल्प में नहीं हो तो मध्यस्थ चर कक्षा कक्ष सहायक सामग्री वाला विकल्प उत्तर मान्य होगा। उत्तर मान्य होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में मध्यस्थ चर किसे कहते हैं तो मध्यस्थ चर आंसर होगा, सही आंसर पाठ्यक्रम को कहते हैं। मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को कहते हैं। यदि पाठ्यक्रम विकल्प में नहीं हो तो मध्यस्थ चर कक्षा कक्ष सहायक सामग्री को माना जाएगा। कक्षा कक्ष सहायक सामग्री को माना जाएगा। पहली प्राथमिकता पाठ्यक्रम को देंगे मध्यस्थ चर पूछा जाए तो, लेकिन पाठ्यक्रम किसी विकल्प में चारों में विकल्पों में से नहीं मिला विकल्प में तो कक्षा कक्ष सहायक सामग्रियों को मध्यस्थ चर माना जाएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। देखो पहले एक बार शिक्षण प्रक्रिया के चर कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, प्राचीन एवं परंपरागत चर। इसे आदर्श या उच्च चर के नाम से जाना जाता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं स्वतंत्र चर में विद्यमान होती हैं। दूसरा चर नंबर 2 आश्रित चर। आश्रित चर शिक्षार्थी या छात्र को माना जाता है। इसे निम्न चर के नाम से भी माना जाता है। और प्रजातंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं आश्रित चर में विद्यमान होती हैं। नंबर 3 मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को माना जाता है। जिसे शिक्षण प्रक्रिया की योजक कड़ी या पुल या सेतु कहा जाता है। मध्यस्थ चर पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो सही आंसर पाठ्यक्रम होगा। यदि पाठ्यक्रम विकल्प में नहीं है तो कक्षा कक्ष सहायक सामग्री उत्तर मान्य होगा। इसके बाद पढ़ते हैं शिक्षण के सोपान। शिक्षण के सोपान और शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो शिक्षण के स्तर 3 होते हैं। वो 3 स्तर कौन से हैं? नंबर 1 स्मृति स्तर। नंबर 2 बोध स्तर। और नंबर 3 चिंतन स्तर। नंबर 3 चिंतन स्तर। ये शिक्षण के स्तर होते हैं। शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3। नंबर 1 स्मृति स्तर, नंबर 2 बोध स्तर और नंबर 3 चिंतन स्तर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 स्मृति स्तर। स्मृति स्तर की बात की जाती है तो इसके जो प्रवर्तक माना जाता है वह प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो स्मृति स्तर के प्रवर्तक हार्वर्ड को माना जाता है। हार्वर्ड। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हार्वर्ड को माना जाता है। ये शिक्षण प्रक्रिया का सबसे निम्न स्तर है। शिक्षण प्रक्रिया का सबसे निम्न स्तर है। तो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे निम्न स्तर किसे माना जाता है? स्मृति स्तर को माना जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करता है। और ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है। उपयोगी है। कक्षा 1 से 5। और ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। शिक्षण के स्तर 3 होते हैं, जिनमें शिक्षण का प्रथम स्तर होता है स्मृति स्तर, जिसके प्रवर्तक हार्वर्ड को माना जाता है। और स्मृति स्तर शिक्षण प्रक्रिया के
स्तरों में सबसे निम्न स्तर माना जाता है। ये छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करता है और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। स्मार्ट स्तर है जो रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। और इसके बाद जो दूसरा स्तर पढ़ने वाले हैं अपन, तो वो दूसरा स्तर है दूसरा जो स्तर है शिक्षण का, वो बोध स्तर को माना जाता है। बोध स्तर शिक्षण का मध्य स्तर माना जाता है। ये शिक्षण प्रक्रिया का मध्य स्तर माना जाता है। ये शिक्षण प्रक्रिया का मध्य, ये पहली बात करते हैं प्रवर्तक। सबसे पहले प्रवर्तक, इसके जो प्रवर्तक माना जाता है वह मॉरिसन को माना जाता है। बोध स्तर का प्रवर्तक मॉरिसन को माना जाता है और ये मध्य स्तर माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का मध्य स्तर कौन सा होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया का मध्य स्तर बोध स्तर होता है। इसे इसके द्वारा शिक्षक छात्रों में व्याख्या वर्णन विश्लेषण की समझ विकसित करता है। व्याख्या वर्णन विश्लेषण की समझ विकसित करता है। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। और उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए उपयोगी है। शिक्षण का जो दूसरा स्तर है वो बोध स्तर को माना जाता है, जिसके प्रवर्तक मॉरिसन को माना जाता है। और ये शिक्षण का मध्य स्तर माना जाता है। शिक्षक इसमें क्या करता है? इसके द्वारा शिक्षक छात्रों में व्याख्या वर्णन विश्लेषण की समझ विकसित करता है और ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है बोध स्तर। तो शिक्षण का दूसरा स्तर है बोध स्तर, जिसके प्रवर्तक मॉरिसन को माना जाता है। ये शिक्षण का मध्य स्तर होता है। इसके द्वारा शिक्षक छात्रों में व्याख्या वर्णन विश्लेषण की समझ विकसित करता है। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है और ये कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। शिक्षण का तीसरा जो स्तर है वो चिंतन स्तर है। शिक्षण का तीसरा स्तर चिंतन स्तर को माना जाता है। ये शिक्षण प्रक्रिया का तीसरा स्तर है, चिंतन स्तर।
शिक्षण प्रक्रिया का तीसरा स्तर चिंतन स्तर को माना जाता है और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हंट माने जाते हैं, हंट को माना जाता है। शिक्षण स्तर का प्रवर्तक किसको माना जाता है? हंट को माना जाता है। और इसकी बात की जाती है, ये शिक्षण प्रक्रिया का ये शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षण प्रक्रिया का सर्वोच्च उच्च स्तरीय स्तर है, उच्च स्तरीय सर्वोच्च उच्च स्तरीय स्तर है। इसमें शिक्षक छात्रों में अनुसंधान प्रवृत्ति, शोध प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की समझ विकसित कर समाज विकसित कर विकास करता है। तो सबसे जो शिक्षण का उच्च स्तर माना जाता है वो चिंतन स्तर माना जाता है और शिक्षण के चिंतन स्तर के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हंट को माना जाता है। किसको माना जाता है? हंट को माना जाता है। ये शिक्षण प्रक्रिया का सर्वोच्च उच्च स्तरीय स्तर है। इसमें शिक्षक छात्रों में अनुसंधान प्रवृत्ति, शोध प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की समझ विकसित करता है और विकास करता है। और ये स्तर है वो किसके लिए उपयोगी है? ये माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर व कॉलेज स्तर के लिए उपयोगी है। कॉलेज स्तर के लिए उपयोगी है। उपयोगी है। तो शिक्षण प्रक्रिया के चिंतन स्तर के प्रवर्तक हंट को माना जाता है। ये शिक्षण प्रक्रिया का सर्वोच्च उच्च स्तरीय स्तर है। इसमें शिक्षक छात्रों में अनुसंधान प्रवृत्ति, शोध प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की समझ विकसित कर विकास करता है। ये माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और कॉलेज स्तर के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण के सोपान। शिक्षण के सोपान शिक्षण के सोपान। तो शिक्षण के सोपानों की बात करते हैं तो शिक्षण के सोपान हैं 3। कितने हैं? 3। 3 शिक्षण के सोपान। नंबर 1 निदानात्मक, निदानात्मक शिक्षण सोपान। नंबर 2
उपचारात्मक शिक्षण सोपान, और नंबर 3 मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। शिक्षण के सोपान कितने होते हैं? 3। नंबर 1 निदानात्मक शिक्षण सोपान, नंबर 2 उपचारात्मक शिक्षण सोपान, नंबर 3 मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। तो शिक्षण के सोपान में नंबर 1 पढ़ते हैं सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण सोपान। नंबर 1 निदानात्मक शिक्षण सोपान। निदानात्मक शिक्षण सोपान। निदानात्मक शिक्षण सोपान क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण सोपान के अंतर्गत क्या क्या अपन पढ़ते हैं, हमें क्या क्या जानना है कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। निदानात्मक शिक्षण की बात करते हैं तो इसे शिक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ में शिक्षक अपनाता है। निदानात्मक शिक्षण, इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूर्व में अपनाता है। निदान का जो शाब्दिक अर्थ है, निदान शब्द का शाब्दिक अर्थ, निदान का शाब्दिक अर्थ, तो वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण को जानना। कारण को जानना। कारण को जानना अर्थात छात्रों की समस्या का पता लगाना। समस्या का पता लगाना ही निदान है। इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूर्व में अपनाता है। निदानात्मक शिक्षण सोपान को शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौर में पूर्व में अपनाता है और ये शिक्षण प्रक्रिया में अपनाया जाने वाला सर्वप्रथम सोपान है। सबसे पहला सोपान, सबसे पूर्व में सबसे पहले जो सोपान अपनाया जाता है शिक्षक के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौर में, वो निदानात्मक शिक्षण सोपान होता है। निदान का शाब्दिक अर्थ है कारण को जानना। कारण को जानना, छात्रों की समस्या, शिक्षण कराते समय छात्रों को क्या समस्या आ रही है उसको जानना, उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। छात्रों की समस्या का पता लगाना, छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया के दौर में समस्या का पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। निदान कहलाता है। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया का दूसरा सोपान है उपचारात्मक शिक्षण सोपान। उपचारात्मक शिक्षण सोपान। तो उपचारात्मक शिक्षण सोपान की बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण सोपान क्या होता है? नंबर 3 उपचारात्मक शिक्षण सोपान। उपचारात्मक शिक्षण सोपान।
उपचारात्मक शिक्षण सोपान की बात करते हैं तो ये शिक्षण प्रक्रिया का मध्य शिक्षण सोपान है। ये शिक्षण प्रक्रिया ये शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में शिक्षक के द्वारा अपनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा अपनाया जाता है उपचारात्मक शिक्षण सोपान शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में अपनाया जाता है और ये शिक्षक उपचार का जो शाब्दिक अर्थ है, उपचार का शाब्दिक अर्थ समाधान करना होता है। अर्थात समस्या का समाधान करना, अर्थात समस्या का समाधान करना उपचार कहलाता है। उपचार कहलाता है। लेकिन उपचार के लिए निदान का होना आवश्यक है। उपचार के लिए निदान का होना आवश्यक है, कारण समस्या का होना आवश्यक है। समस्या का समाधान करना ही उपचार कहलाता है। समस्या का समाधान करना ही उपचार कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण सोपान देखिए, ये शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में अपनाया जाने वाला सोपान है। उपचार का शाब्दिक अर्थ समाधान करना होता है, अर्थात समस्या का समाधान करना ही उपचार है। अगले अपन पढ़ते हैं तीसरा जो शिक्षण का सोपान है, मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। शिक्षण सोपान मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान की बात करते हैं तो मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान ये शिक्षण प्रक्रिया के इसे शिक्षक इसे शिक्षक इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के अंत में अपनाता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में अपनाता है। अंत में अपनाता है। छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाता है। पता लगाता है। ये शस्त्र के अंत में किया जाता है। ये शस्त्र के अंत में किया जाता है। शस्त्र के अंत में किया जाता है। शस्त्र के अंत में किया जाता है।
छात्रों ने क्या सीखा? क्या सीखा, क्या नहीं सीखा को जानना ही, जानना ही। छात्रों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा को जानना ही, जानना ही मूल्यांकन है, मूल्यांकन है। छात्रों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा को जानना ही मूल्यांकन है, अर्थात वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट अर्थात मूल्य निर्णय, मूल्य निर्णयन, मूल्य निर्णय। तो बात करते हैं तीसरा जो शिक्षण का सोपान होता है, जो मूल्यांकन, जिसे मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान के नाम से जानते हैं। अब मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान ये इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौर में अपनाता है, इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौर में अपनाता है, इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौर में अपनाता है, सिर्फ शिक्षण प्रक्रिया के अंत में अपनाता है और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाता है। ये सत्र के अंत में किया जाता है। छात्रों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है, अर्थात वैल्यू जजमेंट या मूल्य निर्णय। तो देखो, मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान शिक्षण प्रक्रिया का सर्वोच्च उच्च स्तरीय सोपान है और इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के अंत में अपनाता है। मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान को शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के अंत में अपनाता है, छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाता है। ये सत्र के अंत में किया जाता है। मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान है, इस सत्र के अंत में किया जाता है। मूल्यांकन छात्र का सत्र के अंत में किया जाता है। छात्रों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा को जानना ही मूल्यांकन है, अर्थात इसमें शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। तो क्या सीखा, क्या नहीं सीखा को जानना ही मूल्यांकन है। जैसे अंक तालिका प्रदर्शित करना, उदाहरण के लिए अंक तालिका, ग्रेडिंग प्रणाली, अंक तालिका, ग्रेडिंग प्रणाली आदि, ये क्या है, मूल्यांकन के उदाहरण है। जो सत्र के अंत में अंतिम रिजल्ट आता है वही क्या है, मूल्यांकन है। सत्र के अंत में जो मूल्य निर्धारण, सत्र के अंत में जो वैल्यू जजमेंट मूल्य निर्णय लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। जैसे अंक तालिका प्रदर्शित करना, ग्रेडिंग प्रणाली आदि। तो ये आज हम शिक्षण प्रक्रिया के सोपान पढ़ चुके हैं और यहाँ से आगे बात करेंगे कल। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।